स्वागत है आप सभी एक्सपीरियंस का इस द चैंपियंस के यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एएलपी CBT2 एग्जाम के लिए, किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चल कुंडली यानी कि PMMC और चल लौह उपकरणों को क्या देखकर पहचाना जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी, स्केल देखकर, अनुमाप देखकर जो है पहचाना जा सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। डैम्पिंग टार्क महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, यानी कि डैम्पिंग टार्क इज एसेंशियल टू, ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस ऑसिलेशन, यानी कि ऑसिलेशन को कम करता है। डैम्पिंग टार्क क्या करता है? ऑसिलेशन को कम करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि इंग्लिश में कह रहा है कि इन एन ट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द डैम्पिंग टार्क इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय, यानी कि डैम्पिंग टार्क जो है वो किसके द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी में कहें तो एक चल लौह यानी कि आकर्षण प्रारूपी उपयंत्र में अवमंदन बलाघूर आमतौर पर निम्न के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, वायु घर्षण अवमंदन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस यंत्र का पैमाना यूनिफॉर्म होता है? विच इंस्ट्रूमेंट्स हैव यूनिफॉर्म स्केल दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, स्प्रिंग कंट्रोल यंत्र का। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वाट घंटा यंत्र किस प्रकार का होता है? यानी कि वाट आवर इंस्ट्रूमेंट जो है इज द टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वाट आवर मीटर। ठीक है ना, वाट आवर इंस्ट्रूमेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि इंडक्शन टाइप यंत्र कहाँ प्रयोग होते हैं? इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन, ऑप्शन नंबर ए, AC, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में, केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही इंडक्शन टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विभव मापी मूलतः एक है, यानी पोटेंशियोमीटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मापन उपकरण है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विक्षेपक बलाघूर यानी कि डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न किया जाता है, विक्षेपण बलाघूर। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीयकरण, ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीयकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, मापन उपयंत्र में प्रयुक्त तनु कमानी का पदार्थ निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रांज यानी कि कांस्य का बना होता है दोस्तों। ठीक है ना, कांस्य का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक गैल्वेनोमीटर संवेदनशील है तो इसे उपलब्ध कराने पर बड़ा विक्षेपण प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, छोटी धारा स्मॉल करंट, यानी कि याद रखिएगा, यदि एक गैल्वेनोमीटर संवेदनशील है तो इसे छोटी धारा उपलब्ध कराने पर बड़ा विक्षेपण प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए खोज कर लाया हूँ दोस्तों। ठीक है ना, जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है CBT2 के लिए, LP CBT2 के लिए दोस्तों, मैं वहाँ से आपके लिए खोज के आपको अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जरूर देखिएगा पूरा वीडियो को। ठीक है, और एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 5.5 घंटे का वीडियो मैंने अपलोड किया दोस्तों, उसको भी जरूर देखिएगा पूरा। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कम से कम दोस्तों 1000+ क्वेश्चन उसमें दोस्तों मैंने कराए हैं। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। इंडक्शन मीटर कितनी धारा का संचालन कर सकता है? इंडक्शन मीटर कितनी धारा का संचालन कर सकता है दोस्तों? तो 100 एम्पियर, 100 एम्पियर का कर सकता है। ठीक है ना, आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि वैद्युत गतिक यंत्रों का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? यानी कि एडवांटेज नहीं है किसका? वैद्युत गतिक यंत्रों का, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट का लाभ नहीं है इसमें से। देखिए, तो लाभ कौन कौन सा है ये भी हम जान सकते हैं। देखिए, शैथिल्य हानि से मुक्त होता है, ये लाभ है उसका। कम शक्ति व्यय करता है, ये भी उसका लाभ है। कम परिशुद्धि यथार्थता, लो एक्यूरेसी है, ये भी है उसका। लेकिन लो सेंसिटिविटी, ये जो है उसका लाभ नहीं है। इसका कम सुग्राह्यता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका लाभ ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वातावरण से नमी अवशोषित करने की विशेषता को क्या कहते हैं? क्या है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी, इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं, यानी कि नमी अवशोषित करने की विशेषता। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या करेगा? कंड्यूट पाइप्स आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट केबल। किस पाइप को मतलब जो है हम कंड्यूट पाइप को मतलब किसको यूज, कौन सा केबल को प्रोटेक्ट करते हैं? देखते हैं क्वेश्चन। यानी कि वाहक पाइप का प्रयोग सामान्यतः किसकी केबलों की सुरक्षा, यानी कि अनशीथेड केबल्स, अनाच्छादित केबलों की सुरक्षा के लिए होता है वाहक पाइप का प्रयोग, कंड्यूट पाइप का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक केबल में वैद्युत सामर्थ्य कहाँ अधिक होता है? एक केबल में वैद्युत सामर्थ्य कहाँ अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चालकों के परत पर, लेयर ऑन द कंडक्टर। ठीक है ना, यानी कि सरफेस कर सकते हैं या चालकों की परत पर कर सकते हैं, उसका वैद्युत सामर्थ्य अधिकतम होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
केबल के लिए रोधन सामग्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, या फिर दोस्तों अगला कहते हैं उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, निम्न लागत होना चाहिए। तो ये तीनों दोस्तों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, यानी कि सभी विकल्प क्या है? सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सीधे केबल का रोधन प्रतिरोध क्या होता है? एक यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट केबल क्या होता है दोस्तों? देखते हैं, देखिए यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ केबल, यानी कि तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन दोस्तों देखिए ये क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है ना केबल की बात कर रहा है दोस्तों, एक स्ट्रेट केबल की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें वायर की बात करें, अगर हम जो है किसी चालक की बात करें, तो अगर हम चालक की लंबाई बढ़ाते हैं दोस्तों, बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, अगर इसमें हम लंबाई बढ़ाते हैं ना, तो ये लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, लंबाई के तार के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही दोस्तों इंसुलेशन प्रतिरोध और किसी चालक के प्रतिरोध में अंतर होता है। चालक का प्रतिरोध दोस्तों अगर बात करें तो चालक का अगर हम लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ता है। लेकिन दोस्तों इसमें इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, किसी केबल का अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा दोस्तों वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भूमिगत प्रणाली का संचालन किसके ऊपर नहीं किया जा सकता दोस्तों? तो याद रखिएगा 66,000 वोल्ट यानी कि 66 किलो वोल्ट के ऊपर जो है भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, केबल के लिए रोधन सामग्री होनी चाहिए। केबल के लिए जो रोधन सामग्री है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होनी चाहिए दोस्तों? हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो जी हाँ होनी ही चाहिए दोस्तों। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, निम्न लागत भी होना चाहिए। तो ये सभी सही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आया था एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए बढ़ती प्रतिबाधा यानी कि सर्ज इम्पीडेंस की सीमा होती है, कितना होती है दोस्तों? तो 400 से 600 ओम होती है, ठीक है ना। इसको रखना पड़ेगा, आपको बस याद करना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा कि ओवरहेड लाइन के लिए, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो सर्ज इम्पीडेंस का वैल्यू होता है वो 400 से 600 ओम होता है, ठीक है ना। और यही जो है अगर अंडरग्राउंड केबल का पूछेगा तो 40 ओम होता है, ठीक है ना, 40 से 60 हो सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा कि लो पावर फैक्टर इज यूजुअली नॉट ड्यू टू यानी कि निम्न शक्ति गुणक आमतौर पर निम्नलिखित की वजह से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, इनकैंडिसेंट लैंप की वजह से नहीं होता है, उद्दीप्त लैंप की वजह से नहीं होता है। बाकी दोस्तों इंडक्शन मोटर, आर्क लैंप और फ्लोरेसेंट ट्यूब, इन तीनों के कारण जो है होता है, ठीक है ना। किसके कारण नहीं होता है? इनकैंडिसेंट लैंप के कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज आरएल सर्किट इज द ड्यूअल ऑफ, अन्य कह रहा है कि श्रेणी आरएल परिपथ का द्विवाचक युग्मक है दोस्तों। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल आरसी सर्किट, समांतर आरसी परिपथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शीर्ष मान समान होने पर निम्न में से किसका आरएमएस उच्चतम होगा, ठीक है ना, किसका होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं डी, वर्ग वेव यानी कि स्क्वायर वेव का दोस्तों, स्क्वायर वेव का उच्चतम होगा। अगर पी का मान, शीर्ष मान जो है समान होने पर निम्न में से जो है किसका आरएमएस मान उच्चतम होगा? तो दोस्तों स्क्वायर वेव का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी कुंडली का क्यू गुणक बढ़ाने के लिए तार कैसा होना चाहिए? किसी कुंडली का क्यू फैक्टर जो होता है, क्यू गुणक बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, तार कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट है, मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक परिपथ में एक निष्क्रिय तत्व वह है जो दोस्तों जो ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा रिसीव करता है, और जो ऊर्जा देता है दोस्तों उसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? सक्रिय तत्व कहते हैं। लेकिन जो ऊर्जा ग्रहण करता है उसको निष्क्रिय तत्व कहते हैं, ठीक है, उसको पैसिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ऊर्जा देता है, जैसे बैटरी जो है, बैटरी और जो कैपेसिटर है वो ऊर्जा देता भी है, तो उसको जो डायोड है इन सबको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। बैटरी भी याद रखिएगा, बैटरी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिस प्रकार है कि आदर्श स्वरूप प्रेरक और संधारित्र से संयोजित किसी भी नेटवर्क में जारी औसतन ऊर्जा कितनी होती है दोस्तों? यानी कि द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू एनी नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ आइडियल इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स इज, ऑप्शन नंबर ए 0 होती है दोस्तों, 0 होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दोस्तों कि एक सीधी तार में प्रेरित करंट निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? एक सीधी तार में प्रेरित करंट जो है निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, सभी विकल्पों पर। ऑप्शन ए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के परिमाप पर भी डिपेंड करता है, तार के चलने की गति, स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ वायर, और तार की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, तार की लंबाई, अगला क्वेश्चन ये है, वायु कोर इंडक्टर में एडी करंट लॉस कितनी होती है? वायु कोर इंडक्टर में जो है एडी करंट लॉस कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, वेरी लेस यानी कि बहुत ही कम होती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नेटवर्क के कट सेट और टाई सेट में प्रयुक्त नियम है। तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला एक आ रहा है कि ओम ला, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो करेक्ट है देखिए ऑप्शन बी किरचॉफ लॉ यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, धारिता मापन में रक्षक इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है न्यूनतम करने के लिए। किसको न्यूनतम करने के लिए हम रक्षक इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, परावैद्युत हानि को कम करने के लिए हम रक्षक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक राशि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नियत प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में करंट को दोगुना करने के लिए प्रयुक्त वोल्टेज अवश्य होना चाहिए। नियत प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में करंट को दोगुना करने के लिए प्रयुक्त वोल्टेज अवश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आइए हम देख लेते हैं। देखिए डबल होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में डीसी प्रणाली की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? तो भारत में चाहे रहे चाहे कहीं भी रहे तो दोस्तों डीसी प्रणाली की जो आवृत्ति होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है ना, और अगर एसी प्रणाली की आवृत्ति की बात करें तो 50 हर्ट्ज होता है, और अमेरिका में बात करें तो 60 हर्ट्ज होता है। अमेरिका में भी 60 हर्ट्ज है और इंडोनेशिया में भी 60 हर्ट्ज है। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वोल्टेज को प्रत्यावर्ती तब कहा जाता है जब यह बदल रहा हो। क्या बदल रहा हो दोस्तों? परिमाण में या दिशा में? दोनों में। ठीक है ना, तो बोथ यानी कि परिमाण और दिशा दोनों में जो है बदल रहा होता है तो उसमें क्या कहते हैं? उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल और रेजोनेटिंग एटम में बी यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ, यानी कि हिंदी में इसको देख लेते हैं एक बार। एकल अनुनाद पर परमाणु के सिद्धांत का उपयोग मापन में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी मापन में किया जा सकता है, सिंगल रेजोनेंस एटम का प्रयोग। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित संधारित्रों में से कौन सा दिष्ट धारा परिपथों में प्रयोग किया जाता है? माइका, एयर, सिरेमिक या फिर डी, इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं। अपघट्य का, इलेक्ट्रोलाइट का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र की धारिता प्रभावित नहीं होती है। किससे प्रभावित नहीं होती है? क्षेत्रफल से, प्लेट अंतराल से, परावैद्युत की प्रकृति से, इन सबसे होता है, लेकिन प्लेट के थिकनेस से प्रभावित नहीं होती है क्या? संधारित्र की धारिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाइन कुचालक बनाया जाता है किससे? ऑप्शन नंबर सी, पोर्सलिन से बनाया जाता है। लाइन इंसुलेटर को पोर्सलिन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर के तुलना में संचरण लाइनों साधारणतः एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? जैसा हम आसपास देखते हैं दोस्तों, जो हमारे घरों के आसपास जो बिजली का तार गया होता है वो किसका बना होता है? वो एल्युमिनियम का ही बना होता है। क्यों आखिर हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह सस्ता और हल्का होता है दोस्तों। ठीक है ना, और चालक भी मतलब जो है धारा भी मतलब ठीक ठाक बहती है उसमें से। ठीक है ना, कॉपर की अपेक्षा तो थोड़ा कम ही बहता है, लेकिन जो है एल्युमिनियम जो है थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सस्ता होता है और हल्का भी होता है। ठीक है ना, तो ये सब जो है कंडक्टर का गुण होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि ओवरहेड लाइनों में कोरोना का अच्छा प्रभाव के लिए होता है। अच्छा प्रभाव के लिए होता है, तो आइए इसका देख लेते हैं आंसर जो है। देखिए के लिए होता है ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस स्टिफनेस ऑफ सर्ज फ्रंट, यानी कि प्रतिकर्ष रुख सर्ज फ्रंट्स का झुकाव कम करने के लिए जो है ये कोरोना का इसको कह सकते हैं कि एक एडवांटेज है। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, लघु पारेषण लाइन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसे नज़रअंदाज किया जाता है? दोस्तों किसको नज़रअंदाज किया जाता है? तो शंट एडमिटेंस को जो है हम किसको करते हैं? शंट एडमिटेंस को हम क्या करते हैं? नज़रअंदाज किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, और एक होता है दोस्तों कैपेसिटेंस को भी जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस भी नगण्य होता है। ठीक है ना, इसलिए उसको भी जो है उसमें नहीं आता है वो। ठीक है ना, आइए मीडियम में और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो कैपेसिटेंस को जोड़ा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, चालकों का पक्षांतरण निम्न प्रयोजन से किया जाता है, यानी कि जो ट्रांसपोजिशन होता है ना कंडक्टर्स का, ठीक है ना, वो क्यों किया जाता है दोस्तों? क्यों किया जाता है ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लाइन प्राचलों में बराबरी रखना, यानी कि टू हैव इक्वलिटी इन लाइन पैरामीटर्स। लाइन पैरामीटर में इक्वलिटी बनाए रखने के लिए हम कंडक्टर्स का ट्रांसपोजिशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, झोल निम्न से स्वतंत्र होता है। जो सैग होता है दोस्तों वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ स्पेन यानी कि विस्तृति की लंबाई इस पर करता है। लाइन वोल्टेज पर जो है सैग डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। सैग डिपेंड आप जानते होंगे क्या होता है, यानी कि सैग क्या होता है। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि एसी ट्रांसमिशन प्रणाली में कोरोना हानि को कम करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? किसको? कोरोना हानि को कम करने के लिए।
तो इसका राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टरों के बीच की दूरी कम की जाती है। ठीक है ना, कंडक्टरों के बीच की दूरी कम की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पारेशर लाइनों में कोरोना हानियाँ कम की जाती हैं जब जो है चिकना चालक प्रयोग किया जाता है तब स्मूथ कंडक्टर इज यूज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओवरहेड लाइनों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंसुलेटर को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है ना, कौन किसको प्रयोग करते हैं, क्रॉस आर्म जो है वो इंसुलेटर को क्या प्रयोग मतलब जो है सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, यदि शंट कैपेसिटेंस कम कर दिया जाता है तो किसी इंसुलेटर की स्ट्रिंग दक्षता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि संचालन लाइन की दिशा बदलनी हो तो किस प्रकार के विद्युत रोधक प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेन टाइप विकृति कोटि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 132 किलोवाट संचालन लाइनों पर किस प्रकार के विद्युत रोधी का उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी, डिस्क टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि लड़ी दक्षता 100% है तो इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक डिस्क में छोरों के बीच विभव एक सा है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, पारेशर लाइनों के लिए इस्पात पोल को किससे जो है संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जंग कोरोजन का जो है होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।